हाँ भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसकी रिवीजन की बात कर रहे हैं। रिवीजन में आपको 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, लेकिन आप लोगों का ध्यान पूरा बोर्ड पर और आपकी तैयारी जितनी भी आप कर रहे हो उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। ग्रुप थ्योरी क्या होती है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पर 3 पार्टों में अपन ने बांटा इस पेपर को। पहला जो पार्ट है वो तो हमने बोला ग्रुप थ्योरी, दूसरा पार्ट है रिंग थ्योरी एंड तीसरा है वेक्टर स्पेस। भाई एक तो है हमारे पास ग्रुप थ्योरी, उसके बाद हम बात करेंगे रिंग थ्योरी और फिर वेक्टर स्पेस। इन 3 पार्टों में इस पेपर को बांटा गया है। इस पेपर को हम एक एक पार्ट लेकर के सोल्व करेंगे। पहले हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए भाई, आप लोग थोड़ा सा, सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कभी भी आप तैयारी करो तो ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं। आप जानते हो, सबसे पहले ग्रुप थ्योरी की बात करी तो सबसे पहले ग्रुप की ही बात करेंगे अपन। ध्यान देना आप लोग, ग्रुप की ही बात करेंगे। और ग्रुप की परिभाषा हम बात करते हैं तो एक बीजीय संरचना, एक बीजीय संरचना G, स्टार एक ग्रुप कहलाता है यदि। भाई एक बीजीय संरचना है G, स्टार एक ग्रुप कहलाता है। कब कहलाता है एक ग्रुप? ध्यान देंगे। यदि ग्रुप कहलाता है, यदि कब कहलाएगा? सबसे पहली कंडीशन उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होनी चाहिए, समृद्धता उसके अंदर लागू होनी चाहिए। फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू किस में है? G में। आप जानते हो A स्टार B किस में होना चाहिए? G में। मतलब 2 अलग अलग अवयव है G के, और उन दोनों पर ऑपरेशन लगाने पर भी अवयव किसका आना चाहिए? G का ही आना चाहिए। तो वो क्या होता है? आपका समृद्ध होता है। क्लोजर होना जरूरी है। देखो, सबसे पहले उसका क्लोजर होना जरूरी है। यदि वो क्लोजर है, यदि वो समृद्ध है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे साचर्यता पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम साचर्यता के नाम से जानेंगे। क्लियर सी बात है। साचर्यता आपको क्या कहती है कि फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग्स टू G, 3 अवयव हैं, A स्टार B स्टार C बराबर होता है A स्टार B स्टार C। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि A स्टार B स्टार C बराबर होता है A स्टार B स्टार C। फिर तीसरा पॉइंट जो बात करूं मैं, वो किसका है यहां पर? तत्समक अवयव का। तत्समक अवयव, अब तत्समक अवयव क्या होता है सब बच्चे देखेंगे। फॉर ऑल तत्समक अवयव की बात की मैंने यहाँ पर, तो तत्समक अवयव की बात करते हैं तो फॉर ऑल, जैसे हमने कोई अवयव ले लिया A बिलोंग्स टू G, ध्यान देंगे A स्टार E या E स्टार A बराबर क्या है? A। मतलब आपको पता होगा E किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? यहाँ पर तत्समक की तरह व्यवहार कर रहा है ना। तो A का यदि तत्समक से संक्रिया कराते हैं तो वही अवयव हमें पुनः प्राप्त हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी जो बात करूं मैं, प्रतिलोम की, चौथी प्रॉपर्टी इसकी किसकी है? प्रतिलोम में क्या है? कोई अवयव है A बिलोंग्स टू G में है, तो A स्टार A इनवर्स या A इनवर्स स्टार A हर हाल में क्या देगा? E देगा। आइडेंटिटी एलिमेंट देगा कि नहीं देगा? बताओ। ये तो क्लियर है ना आपके सामने। तो इसका मतलब जब भी कोई ग्रुप होगा तो आपको ये चारों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा। अब आप भी जानते हो ये चीज़ तो कि ग्रुप की परिभाषा आपको क्लियर होती है तो काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर पाते हो। देखिए समझिए क्या बोला गया, A स्टार A इनवर्स बराबर A इनवर्स स्टार A इक्वल टू क्या है? E है। तो आप लोगों ने देखा कि जब किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप क्या करते हो? इन चारों की चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करते हो तो वो ग्रुप के बारे में पता चल जाता है आपको। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि यदि आपसे कह दिया जाए आबेलियन ग्रुप क्या होता है, तो आबेलियन ग्रुप क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए अगला, इसी में हम बात करते हैं अगला। देखिए
आबेली ग्रुप। सब बच्चे ध्यान देंगे, आबेली ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो क्रम विनिमय नियम का पालन करे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा ग्रुप जो क्रम विनिमय नियम का पालन करे तो वो क्या बन जाता है? आपका आबेलियन ग्रुप बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा क्रम विनिमय नियम का पालन करें तो क्रम विनिमय नियम की बात करूं तो फॉर ऑल ए और बी दो अवयव है जी के, तो ए स्टार बी करूं चाहे बी स्टार ए करूं, हर हाल में क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होता है, तो वो क्रम विनिमय नियम हो जाता है। तो मतलब ग्रुप तो होगा ही होगा, बात समझ रहे होंगे आप लोग। ग्रुप तो है ही है, लेकिन एक पांचवी कंडीशन और सेटिस्फाई कर दें, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं किससे? आबेली मतलब क्रम विनिमय नियम से। यदि वो भी सेटिस्फाई कर दे तो वो बन जाता है आपका क्रम विनिमय ग्रुप बन जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है भाई, आप लोगों ने बहुत पहले पेपर पढ़ा था, कई बच्चों को कहीं डाउट है तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। देखिए भाई, ये तो हो गया आबेली। आबेली ग्रुप को पता है आपको, आबेल नामक वैज्ञानिक के कारण इसका रखा गया था, जो मैंने आपको बता दिया, और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है, तो ये तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है भाई, तो यहां तक की बात अपन ने बात की। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, जैसे जनरली आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो, बहुत ही छोटा। जी बराबर 1 ले लिया, ओमेगा ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ले लिया, एंड वहेर आपके सामने क्या है? ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और गुणन संक्रिया की बात कर रहा है, गुणन संक्रिया के लिए। बताइए, अब सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, गुणन संक्रिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, और उसके लिए आपको पता है सबसे पहले क्या चेक करोगे? चलो बताइए। पहले इसके लिए सारणी बना लीजिए आप। सबसे पहले आपने सारणी बना ली, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को? अब आप देखिए, 1 का 1 से किया तो 1, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब 1 हो गया, फिर ये 1 ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये ओमेगा 4 का मतलब ओमेगा क्यूब 1, तो 1 ओमेगा रह गया। बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। सबसे पहले क्या देखोगे आप? संवृतता। क्वेश्चन करने का तरीका होता है ये, बिल्कुल तरीके से लिखना है आपको। कोई भी दो अवयव इसके अंदर से ले लीजिए, जैसे 1 और ओमेगा, दो अवयव ले लिया मैंने किसमें? जी में। 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा से किया तो ओमेगा आया, वो भी जी का, तो लिखोगे आप बिल्कुल आराम से, अतः है जी में गुणन संक्रिया, जी में गुणन संक्रिया क्या है? संवृत है। लिखने का भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं सीधे सीधे छोड़ देते हैं। लिखना है आपको, क्योंकि आप जो एग्जाम दोगे उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में आपको लिखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्यता। साचर्यता में क्या होता है? 3 अवयव लेते हैं, 1 ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ले लिया जी के। अब 1 को गुणा ओमेगा से कर दो, ओमेगा स्क्वायर से पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, देख सकते हो आप लोग, दिख रहा होगा आपको ये। इसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या आपस में? नहीं पड़ रहा ना। इसका मतलब इसमें गुणन संक्रिया क्या हो गई? सहचारी हो गई। इसमें गुणन संक्रिया क्या हो गई भाई? गुणन संक्रिया सहचारी है। बोलिए, क्लियर है आप लोगों का? अब आप यहां पर तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं, तो वो क्या है आपका? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का अस्तित्व। आप खुद देखिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व तो हमें या तो मान लो या सारणी से स्पष्ट हो रहा है। बताओ सारणी से क्या स्पष्ट हो रहा है? सारणी से स्पष्ट है कि जी में गुणन संक्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव
है कि नहीं भाई, बताओ भाई। गुणन संक्रिया के लिए आप लोगों के सामने क्या है, तत्समक अवयव क्या है, इसमें 1 है। आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि इसमें तत्समक अवयव क्या है, 1 है। अब एक बात और आई यहाँ पर, वो क्या आई, प्रतिलोम। चौथा पॉइंट, प्रतिलोम अवयव। सभी बच्चे ध्यान दे लेना, आज जो क्लास लें सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें, कल जो क्लास आएगी वो लाइव रहेगी, और लाइव क्लास के लिए आप लोगों को पता है कि आप प्रॉब्लम भी पूछ पाओगे और साथ में अच्छा लगेगा आप लोगों को क्लास लेते टाइम। ठीक है भाई, देखिए भाई, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व की बात करूं तो मैं बस सारणी से पूरा का पूरा स्पष्ट है, आपका सारणी से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, एक तो 1 है, ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम क्रमशः सारणी में देखो 1 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए तो 1 ही रहेगा, ओमेगा को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर रह गया, तथा ओमेगा स्क्वायर को किससे गुणा करें, ओमेगा से। लास्ट प्रॉपर्टी और सोल्व कर सकते हो आप इसमें अंदर, कौन सी, 5वीं प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम की बात करूं तो फॉर ऑल 1 और ओमेगा बिलोंग्स टू किस में है, जी में है, तो 1 डॉट ओमेगा करूं चाहे ओमेगा डॉट 1 करूं, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होगा, इस चीज़ के लिए ध्यान रखें आप लोग। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि जब भी आपको ग्रुप बोला जाए तो ग्रुप बोला जाएगा तो आपको ये 5 कंडीशनें, मतलब 4 कंडीशनें सोल्व करनी पड़ेगी, और यदि अबिलियन ग्रुप की बात करेंगी तो एक और कंडीशन आपके सामने हो जाएगी, वो क्रम विनिमय नियम की। इस एग्जाम्पल को सोल्व कराने का एक रीजन था वो सुनो पहले, इसका रीजन क्या था। इसका रीजन एक ये था बच्चों कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बात तो तत्समक अवयव यूनिक है इसका, दूसरी बात इसमें प्रतिलोम अवयव क्या है आपके सामने, इसका जो प्रतिलोम अवयव है प्रत्येक अवयव का अलग अलग है। देखो 1 का प्रतिलोम 1 ही है, 1 के अलावा नहीं है। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो यूनिक होता है। दूसरी बात आप लोगों ने ये भी देखी होगी यहाँ पर, वो क्या देखी, सुनो, हाँ वो क्या देखी होगी कि जैसे ओमेगा है, ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर के अलावा नहीं है ना। तो अब ये बातें अपन ने बात की यहाँ पर, तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, अब आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ कि कल की जो क्लास रहेगी वो लाइव लूँगा मैं ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। देखिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3-4 डेफिनेशन और हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें सेमी ग्रुप का, कि सेमी ग्रुप क्या है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोनोइड की, कि मोनोइड क्या है। फिर मैं बात कर लूँ ग्रुपोइड की, ग्रुपोइड क्या है। फिर मैं बात करूँ किसकी, लूप की, कि लूप क्या है। समझ रहे हो। तो ये जो लूप है ये तो बहुत कम काम आता है, रियल के बहुत कम केस ऐसा है जिसके अंदर ये काम आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ हम 3 डेफिनेशनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मोनोइड क्या, मतलब सेमी ग्रुप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मोनोइड क्या है, और फिर क्या है ग्रुपोइड क्या है। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे थोड़ा सा कि सेमी ग्रुप के बारे में बात करूं तो सेमी ग्रुप में सबसे पहले क्लोजर होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। कहने का मतलब यदि कोई बीजीय संरचना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यदि वो संवृत है और साथ में वो क्या है आपकी साहचर्य है, एसोसिएटिव है, तो वो जो स्ट्रक्चर है आपकी, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी आपकी, सेमी ग्रुप कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेमी ग्रुप। क्योंकि आप लोग समझते हो, ये बात ध्यान रखना, ग्रुप के लिए तो 4 कंडीशनें सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन सेमी ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है। सेमी ग्रुप के लिए तो केवल 2 ही आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। अब मोनोइड की बात करूं मैं, मोनोइड में क्या होता है, क्लोजर भी होना चाहिए, साथ में देखो एसोसिएटिव भी होना चाहिए। ठीक है भाई,
क्लोजर होना चाहिए, साथ में एसोसिएटिव होना चाहिए। और फिर एक और बात आप लोग ध्यान दें, इसके बाद उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। किसके अंदर? इसके अंदर। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है? आपका मोनोइड बन जाता है। मैं बात करूं यहां पर ग्रुपोइड की बात करूं तो उसके लिए केवल क्लोजर की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा? क्लोजर की। मतलब वो केवल और केवल क्या होना चाहिए? वो समृत होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? आपका ग्रुपोइड कहलाता है। तो ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन ये भी कह देता है कि एक सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप है तो पता होना चाहिए कि सेमी ग्रुप के लिए साचर्य और तत्सम उसके अंदर समृत पहले से है। वो बात समझ रहे होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए भाई, बहुत अच्छी देखो, यहाँ जो क्लास में ली जाएगी हर थ्योरम इंपॉर्टेंट होगी, ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान दे लें। देखिए भाई, हम प्रमेय लेते हैं। एक थ्योरम ली हमने, सुन लीजिए ध्यान से। यदि स्मॉल a तथा स्मॉल b किसी ग्रुप G, स्टार के कोई दो अवयव हो, यदि कोई दो अवयव हो तो समीकरण A स्टार x बराबर B तथा Y स्टार A इक्वल टू B के ग्रुप G में अद्वितीय हल विद्यमान होते हैं। स्टेटमेंट को एक बार विशेष रूप से आप लोग सभी बच्चे ध्यान दे लें कि यदि A तथा B किसी ग्रुप G, स्टार के कोई दो अवयव है तो समीकरण A स्टार x बराबर B तथा Y स्टार A इक्वल टू B के ग्रुप G में अद्वितीय हल होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। सब बच्चे देखेंगे बोर्ड पर और समझेंगे। देखिए भैया, हम प्रूफ करते हैं। सर्वप्रथम माना, क्या माना हमने कि G एक ग्रुप है। मान लिया मैंने सबसे पहले कि G क्या दे दिया आपको? एक ग्रुप दे दिया। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि G क्या दे दिया आपको? ग्रुप दे दिया। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे। G एक ग्रुप है एंड फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू G में, तो A स्टार x बराबर B के G में अद्वितीय हल होंगे। यही तो बात है भाई। हमको क्या प्रूफ करना है? इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। अपन इस लाइन को ऐसे लिखें। देखिए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हमें सिद्ध करना है, जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से समझें। अब हमें सिद्ध करना है कि समीकरण A स्टार x इक्वल टू B के हल G में अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। बताओ क्या बोला मैंने आपसे? थोड़ा सा याद करो। आप पुरानी बातें जो पढ़ रहे हो कि जो आपका A स्टार x इक्वल टू B का जो समीकरण है वो उसकी जो हल होंगे वो G के अंदर अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। हमको ये प्रूफ करना है। एक बात बताओ आप लोग, किसी भी समीकरण का जो कोई हल होता है, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। पहले तो हल निकालें अपन इसका, समझ रहे हो मेरी बात को? पहले तो क्या निकालेंगे अपन? इसका हल निकालेंगे। तो देखिए हल कैसे होगा और क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान से और तरीके से आप समझ लीजिए।
आप क्या देखो, क्या आपको दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नाउ अब ए स्टार एक्स बराबर क्या है बी। मैंने दोनों पक्षों में ए इनवर्स की वाम संक्रिया करवाने पर, ए इनवर्स की वाम संक्रिया करवाने पर देखिए ए इनवर्स स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। देखो पहले मैंने दोनों पक्षों में किसकी संक्रिया करवा दी, मैंने ए इनवर्स की आपको संक्रिया करवा दी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए, आपको पहले से ग्रुप दे रखा है ना, ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप दे रखा है तो पांचों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बात बता दीजिए। और सेटिस्फाई करेगा तो साचर्यता से इसको एक साथ नहीं ले सकता मैं। ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी। आप बताइए, आपको पता होगा इस चीज के लिए कि जब किसी अवयव की उसके प्रतिलोम से संक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तत्समक प्राप्त होता है कि नहीं होता, तो पता होगा आपको। देखिए आप लोग यहां पर ये ई है, ये स्टार एक्स है और ये क्या आ गया ए इनवर्स स्टार बी। सोचो, एलिमेंट की तत्समक से संक्रिया कराते हैं तो एलिमेंट मिलता है ए इनवर्स स्टार एक्स, मतलब ए इनवर्स स्टार बी। बताइए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? एक्स निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए स्टार एक्स बराबर बी का जो हल है वो जी में यूनिक होगा। कैसे सिद्ध करूं मैं यूनिक होगा? मैं देखो आपसे एक बात कहता हूं, बार बार ध्यान रखें, जब भी मैं आपको सिद्ध करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई यूनिक सिद्ध करना है, तो मैं खुद बोलता हूं इस बात को कि वो यूनिक नहीं है। अर्थात मैं प्रमेय को जो सिद्ध कर रहा हूं वो किससे सिद्ध कर रहा हूं? कॉन्ट्रोडिक्शन से, विरोधाभास से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो विरोधाभास क्या कहता है? विरोधाभास ये कहता है कि जो प्रमेय है आपकी वो सेटिस्फाई, मैंने बोला कि उसमें यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो इसका मतलब उसके सिवा कोई दूसरा है, यही बात हुई ना भाई। मैंने कहा कि कोई भी बंदे के लिए ये कहा कि भाई यूनिक है, अब यूनिक है तो इसका मतलब उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब मैं उल्टा मानता हूं भाई वो यूनिक नहीं है, तो देखिए आप लोग इसको किससे सोल्व कर रहे हैं अपन? विरोधाभास से। अब हमें प्रदर्शित करना है कि इसके हल जी में अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। मतलब हमको यह शो करना है कि जो इसके हल होंगे वो यूनिक रूप से विद्यमान होंगे, अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। अब कैसे सिद्ध करें कि यूनिक रूप से विद्यमान होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए सब बच्चे देखिए, यहां पर यूनिक रूप से विद्यमान होंगे तो इसके लिए मैंने बोला यदि संभव हो तो, बच्चों क्या बोला? यदि संभव हो तो x1 तथा x2 दो भिन्न ही अलग अलग है, ध्यान रखना। इसके दो हल है। बात समझ में आ गई होगी? अरे भाई मैंने लेट कर लिया कि इसके कितने हैं? दो हल है। अब यदि मेरा मानना गलत हो जाए तो प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट पेज पर चलता हूं मैं। एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा है आप लोगों ने, किसी भी समीकरण का कोई सॉल्यूशन होता है तो उस समीकरण को वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो देखिए अब मैं क्या कहूं, समीकरण जो है, अर्थात यदि x1 और x2 उसका सॉल्यूशन है तो समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए a स्टार x1 किसके बराबर होगा? b के बराबर। समीकरण कहाँ तक हो गई थी भाई? समीकरण डाली ही नहीं है अपन ने अभी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पर आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी एंड आपको पता है दूसरा भी सेटिस्फाई करेगा, x2 बराबर b। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दी। आपको पता है कि समीकरण नंबर 1 तथा आपको ध्यान लग रहा है यहां पर थोड़ा सा, समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट क्या हो रहा है? देखो स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है
कि ए स्टार x1 बराबर है किसके, ए स्टार x2 के। अरे भाई जब RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा कि नहीं होगा, और यदि बराबर होगा तो बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये दोनों बराबर लिखे। आपको पता लेफ्ट कैंसिलेशन लो, याद करो, वाम निरसन नियम याद है, वाम निरसन नियम लगाने पर बताइए, वाम निरसन नियम से ए से ए गया तो क्या गया, x1 बराबर x2। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं तो ये मान के चला था, याद करो, मैं तो ये मान के चला था x1 और x2 अलग अलग है, लेकिन अब ये आ क्या गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब मेरी जो परिकल्पना है वो गलत हो चुकी है। तो हम कहेंगे अतः जी में ए स्टार x बराबर b के हल जो है अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। किसके रूप में होंगे, अद्वितीय रूप से। बात समझ में आ रही होगी, मैंने क्या बोला कि वो यूनिक रूप से विद्यमान होंगे। क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर, आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये जो प्रमेय है मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। इस प्रमेय के अंदर आपको लोगों को मैंने जो बताया है उसमें ये बताया कि पहले तो यूनिक नहीं था, मतलब यूनिक नहीं मान के चला मैं, लेकिन देखा गया कि वो जो अलग अलग माने थे वो भी बराबर हो गए। इसका मतलब आपका जो इस समीकरण का जो हल है इसके अंदर वो यूनिक रूप से विद्यमान है। अब सुनो, जब दूसरे की बात करूं तो हम कहेंगे इसी प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि दूसरा जो समीकरण है वो कौन सा था, y स्टार a बराबर b, कि y स्टार a बराबर b, यही था समीकरण, y स्टार a बराबर b के भी जी में हल अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। पहले तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग समझ सकते हो इस चीज को कि हमने क्या किया कि जो प्रमेय कह रही थी उसको आप ध्यान से देख लीजिए। हमने क्या कर दिया उसको, वो बोला कि उसमें हल जो है वो यूनिक है, मैंने कॉन्ट्रोडिक्शन यूज किया और सिद्ध कर दिया। बताओ भाई, एक बार थोड़ा सा आप देख सकते हो इस चीज को। हर कोई इंपॉर्टेंट चीज ली जाएगी, ध्यान रखना इस बारे में, तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत भी करें। अब तो मेहनत कर ही रहे हो, मेरे कहने की ज़रूरत थोड़ी, अब तो एग्ज़ाम है तुम्हारी, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ है आप लोगों का। चलें अब आगे, ये और देख लो आप लास्ट में। चलो अब सुनिए ध्यान से, आगे क्या कहता है वो सुन लीजिए। थोड़ा सा इस बात पर गौर करोगे आप लोग, ध्यान दीजिए। मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में भी दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक तो फाइनाइट ग्रुप होता है और एक होता है इनफाइनाइट ग्रुप। समझ रहे होंगे आप लोग, एक फाइनाइट ग्रुप होता है, एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है। और फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, वो सुन लीजिए ध्यान से। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर क्या होता है, अवयवों की जो संख्या है वो फाइनाइट है, तो सीधा वो ग्रुप क्या कहलाएगा, आपका फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। क्या बोलूँगा मैं, ऐसा ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित ग्रुप कहलाता है, अर्थात फाइनाइट ग्रुप कहलाता है।
इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर अवयवों की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। सिंपल सी बात है, आप लोगों के सामने ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई ग्रुप है और उसके अंदर यदि फाइनाइट अवयव है तो फाइनाइट ग्रुप हो गया, इनफाइनाइट अवयव है तो इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब सुनिए, उसके बाद में ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, क्या बात करूंगा मैं यहाँ पर। इसके बाद जो बात करूंगा मैं आपके टॉपिक की वो है ग्रुप में किसी अवयव की कोटि। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि। देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, ग्रुप में के किसी अवयव की कोटि क्या होती है। सिंपल सी बात है कि जैसे जी कोई एक ग्रुप है, ध्यान देना, जी क्या है, एक ग्रुप है। सब बच्चे ध्यान दीजिए, नोट्स आपने बना रखे हैं, खूब पढ़ रहे हो आप लोग, केवल आपको लास्ट टाइम तैयारी है आपकी, तो इसीलिए ध्यान दें थोड़ा सा। जी एक ग्रुप है और जी के अंदर एक कोई अवयव है ए, और ए किस रूप में विद्यमान है कि ए की पावर एन बराबर ई। ध्यान से सुना, ए की पावर एन बराबर ई। ध्यान देंगे यहां पर कि जहां ई तो जी का क्या है, तत्समक है, तथा स्मॉल एन छोटे से छोटा, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। क्या बोला मैंने आपसे, समझ में आ रहा है आपको कि जो मैंने बोला यहां पर वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जी एक ग्रुप है और ए जी में है, तो ए की पावर एन बराबर ई है, और जहां ई जी का तत्समक है और एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये है ना, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। ध्यान देंगे आप लोग, जहां हम क्या बोलेंगे, ए की कोटि कितनी हो गई, ए की कोटि यहां पर कितनी है, एन है। विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मेट मैंने बोला कि जी कोई ग्रुप है और उसमें कोई अवयव ए इस प्रकार से है कि ए की पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है, और एन क्या है यहाँ पर, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक। और इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, जिससे आपको याद रहे और याद आ जाएगी यदि पढ़ा है तो आपने। मैंने बोला आपको कि माना कि जी एक ग्रुप है, तो उसमें ए कोई अवयव है और स्मॉल एन एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक निम्न प्रकार हो कि ए की पावर एन बराबर ई हो, तो एन जो है वो ए की क्या होती है, कोटि होती है। बात समझ में आई होगी आपको। अब इसको निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको समझा देता हूं मैं कि कोटि कैसे ज्ञात कर रहे हैं अपन। देखिए, कोई भी बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल यूज करते हैं अपन, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, किसी की भी कोटि निकाल ली गुणन संक्रिया के लिए। गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ये ग्रुप है। अब मैं कोटि की बात करता हूं, सुनो बच्चों ध्यान से। जैसे मैंने आयोटा की पावर 1 लगाई, कितना आया, आयोटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप जानते होंगे आयोटा का जो रूट होता है वो 1। आयोटा की पावर 2 लगाई, कितना आया, -1। आयोटा की पावर 3 लगाई, कितना आ गया, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 लगाई, कितना आ गया, +1। बताइए तत्समक क्या है इसके अंदर, +1। इसका मतलब अभी डेफिनेशन में लिखा था ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना आ गया, 4। तो आपको दिख गया होगा कि ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है। तो मतलब जिस अवयव का ऑर्डर ज्ञात करना होता है, उस अवयव की पावर इतनी लगाते जाइए कि वो क्या आ जाए, आपके तत्समक आ जाए, अर्थात तो वो जो पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर क्या होता है। एक बात ध्यान से सुन लो जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर के बारे में बात करने के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर अगली डेफिनेशन की, और जो है डेफिनेशन आपकी किसकी, साइक्लिक ग्रुप की। साइक्लिक, जिसे हम चक्रीय ग्रुप के नाम से जानेंगे। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ध्यान से सुनो। माना जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, तो जी में
एक अवयव स्मॉल ए इस प्रकार से व्यक्त हो कि ए की पूर्णांक घात के रूप में जी के प्रत्येक अवयव को व्यक्त किया जा सके। बात समझ रहे होंगे आप लोग, क्या बोला मैंने यहाँ पर, ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा, मैंने रफली लिख दिया इसको। मैंने ये बोला कि जी एक चक्रीय कहलाएगा। कब कहलाएगा जी एक चक्रीय तब कहलाएगा जब जी में कोई अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसकी पूर्णांक घात के रूप में जी के प्रत्येक अवयव को व्यक्त किया जा सके। बात समझ रहे होंगे आप लोग, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जी में कोई अवयव ऐसा विद्यमान होगा जिसे हम मतलब उस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में जी के प्रत्येक अवयव को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग इस बात को? तो देखिए और सुनिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो आप लोग। जैसे अपन ने इसी एग्जाम्पल की बात की थी, आपने अभी इसी एग्जाम्पल की बात की थी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा की। जैसे अभी आयोटा को देखा था आपने, आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 कितना आ गया था, -1, आयोटा की पावर 3 कितना आ गया था, माइनस आयोटा, एंड आयोटा की पावर 4 कितना आ गया था, +1। आप लोग ये सभी अवयव देखो इसी के आ गए, पूरे जी के अवयव जनित हो गए, होगे कि नहीं होगे? तो मतलब जो साइक्लिक ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जी बराबर a की पावर n एंड n बिलोंग्स टू z के अंदर। और जो ऐसे भी लिख सकते हो उसको कई बार, जहां a जी का क्या है, जनक है। बात समझ रहे होंगे आप लोग, यहां पर जो a है वो जी का क्या हो गया, आपका सीधा सीधा जनक हो गया। ठीक है भाई, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइक्लिक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताओ पहले तो हमने जो पढ़ा उनमें क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने पढ़ा अभी ग्रुप, फिर पढ़ा हमने इसी के अंदर हमने पढ़ा ऑर्डर, फिर पढ़ा हमने साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब इन डेफिनेशनों के बारे में हम बात करेंगे। अब तो आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, बताइए भाई, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? आप लोग एक बात और सुन लीजिए ध्यान से कि इस पूरे कंसेप्ट को आप पढ़ें जिससे आपको क्लियर हो। हम आपसे एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनो, समझ रहे होंगे आप लोग इस बात को। हम आपसे बात ये कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कि आपकी जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर 3 चैप्टर हैं आपके, जिसमें सबसे पहले ग्रुप है, उसके बाद आपके परम्यूटेशन है, उसके बाद आपके सब ग्रुप है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मिलाकर के आपकी पहली यूनिट को कवर कर रहे हैं, और तीनों ही आपको लगभग मैं आपको कवर करवाऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से। मैं बात करूंगा ग्रुप जैसे कंप्लीट होगा अपना, उसके बाद अपन परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे, लगभग 20% के समथिंग बात करेंगे सब ग्रुप की, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है भाई तो तब जाकर के आपका क्या कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो पाएगा। ठीक है, कोई डाउट है क्या? अब आप सुनो, मेरे को ज़रूर बताना इस बारे में कि किस हिसाब से आप लोगों को, और जैसे थ्योरम है, क्वेश्चन है, जो भी है, किस हिसाब से और चाहिए आप लोगों को, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही है, कल अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में, और काफ़ी बड़ा लेक्चर लेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।